दोस्तों, पहले तो अपने दिमाग से ये वहम और भ्रम निकाल दीजिए कि मार्केट में आपको कुछ भी ऑर्गेनिक चीज़ खाने को मिलती है। चाहे वो अनाज हो, दालें हों, सब्जियां हों, दूध हो, फल हों, कोई भी चीज़ जो भी आज क्लेम करता है ना इंडिया में, माफ़ करना, सब क्लेम बोगस हैं, झूठे हैं। आपको आगे जाके बताऊंगा कैसे। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो उपज है, फसल है, एक्चुअली में होती क्या है। फसल होती है इकोनॉमिकल प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। अगर किसी क्रॉप को, एक किसी प्लांट को हम इकोनॉमिकल प्रोडक्शन करते हैं किसी प्लांट की, और उससे सीरियल्स, वेजिटेबल्स और ऑयल सीड्स लेते हैं कमर्शियल लेवल पर, तो उसको क्रॉप कहते हैं। क्रॉप इंडिविजुअली, आपके लिए एक मोटा मोटी आपको बता दूं, क्रॉप एक प्लांट का संगठन होता है। बहुत सारे प्लांट्स एक खेत में होते हैं, तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। अगर एक यूनिट की तौर पे लें हम किसी चीज़ को, तो एक प्लांट को मेनली न्यूट्रिशन, जैसे हमको भोजन की ज़रूरत होती है ना, तो उसके साथ ही हमारी ग्रोथ होती है, आगे हमारी जनरेशन चलती है। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं ना, क्रॉप प्लांट्स होते हैं, उनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हवा, पानी और खनिज पदार्थ जो होते हैं ना, उनकी ज़रूरत होती है। मूलतः 16 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है, जिससे उसकी पूर्ति होती है खाने की, और उससे फसल की गुणवत्ता और एक क्वालिटी पैदा होती है। और उस न्यूट्रिशन में दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, जैसे कि आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, कैडमियम, ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। पर प्रचुर मात्रा में जो चाहिए वो NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फसलीय चक्र से सॉइल में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमको आज की डेट में हम जब बाजार जाते हैं ना, तो हमको ये बताया जाता है कि बहन जी, ये सब्जी, फला सब्जी तोरी है, तोरी 20 रुपये किलो है, और ये ऑर्गेनिक है, जो 70 रुपये किलो है। ये कद्दू जो 30 रुपये किलो हैं, ये सिंपल है, और ये ऑर्गेनिक है, ये 80 रुपये किलो हैं। डबल से भी ट्रिपल जो आपको क्लेम किया जाता है ना, उसका मगर रीज़न क्या होता है? क्या वो सचमुच ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड नहीं डाले गए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है आज की डेट में, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, जिसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के रेजिड्यूज ना हो। आपकी जानकारी हेतु आपको बता दूं, अगर कोई हम किसी खेत में कोई खाद डालते हैं ना, तो उसके असर 2 से 5 साल तक पड़े रहते हैं। कई पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयाँ ऐसी हैं, अगर हम क्रॉप पर स्प्रे करते हैं ना, तो उसके रेजिड्यूज 10-10 साल तक सॉइल में पड़े रहते हैं। तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि एक क्रॉप पे आपने पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर नहीं डाला, वो ऑर्गेनिक हो गई, उसमें पेस्टिसाइड नहीं है? कोई राष्ट्रीय, कोई लेबोरेटरी है, कोई नेशनल लेबोरेटरी है जो इसको चेक कर सके कि जो ऑर्गेनिक के नाम पर गफलत हो रही है, जो धोखा हो रहा है, क्या वो सही है कि गलत है? लोगों के साथ, लोगों के पैसे के साथ खिलवाड़ हो रही है ऑर्गेनिक के नाम पर। ये ऑर्गेनिक गुड़ है, सिंपल गुड़ तो 60 रुपीज़ है, और ऑर्गेनिक 120 रुपये है। ये मस्टर्ड ऑयल है जी, ये सरसों जो है ऑर्गेनिकली सो की गई है, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाले गए हैं, और इसका रेट जो है 250 रुपीज़ पर लीटर है। सिंपल जो है 180 रुपीज़, 170 रुपीज़ आपको मस्टर्ड ऑयल मिलता है। तो कहने का मतलब, आज ये भ्रांतियां हम निकालेंगे कि क्या कोई क्रॉप ऑर्गेनिक क्लेम कर सकते हैं हम उसको। पहले तो हम ये बात सोचें कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश क्रॉप को चाहिए, वो जो क्रॉप है ना, वो उसके लिए मेन इंग्रेडिएंट है उसकी क्वालिटी बनाने के लिए। अगर हम आज की डेट में, ग्रीन रेवोल्यूशन हुई है ना, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, तो भारत में पर एकड़ जो व्हीट प्रोडक्शन थी ना, वो 6 से 8 क्विंटल थी। 6 से 8 क्विंटल जब देश आजाद हुआ था, और आज 30 क्विंटल है, 30 क्विंटल्स पर एकड़। इट्स ऑल ड्यू टू द यूज ऑफ एक्यूरेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर इनपुट्स एंड हाइब्रिड सीड्स। तो कहने का मतलब ये है, मैंने ये आज की वीडियो में ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल सही है, ऑर्गेनिक गलत है, क्लेम गलत है। मैं आपकी अलग अलग धारणाएं, इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? भाई साहब, जमीन उतनी ही है, जमीन नहीं बढ़ी इंडिया की, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तब 16 करोड़ की आबादी थी, आज 1 करोड़ 155 150 करोड़ की आबादी हो गई है। तो इतने लोगों का पेट कैसे भरता है 6 क्विंटल पर एकड़ से? तो उसकी यील्ड तो बढ़ानी पड़ती।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने अपना योगदान दिया अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए, हाइब्रिड जो सीड्स हैं उसके जरिए, फर्टिलाइजर का यूज और प्रॉपर यूज और इंसेक्टिसाइड का यूज करके हमने अपनी यील्ड बढ़ाई पर एकड़, और उसी के वजह पर आज हमारा देश सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। हमको आज किसी अनाज की, तिलहन की, किसी फ्रूट की, वेजिटेबल की इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इंडिया सेल्फ रिलायंट है, इंडिया को किसी चीज की इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल ड्यू टू द ऑल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था ना, वो फर्टिलाइजर का था, क्योंकि हमारे जो अनपढ़ किसान थे ना पुराने, आज की बात नहीं कर रहा हूं, उनको पता नहीं था फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। और बिल्कुल उनको तो जब यूरिया आया तो उन्होंने विरोध किया इसका कि ये तो हमारी फसल खराब कर देगा, हमारे प्लांट्स को खराब कर देगा। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थे, उन्होंने प्रमोट किया लोगों को कि आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए, और आपकी अगर यील्ड अच्छी होती है तो यील्ड अच्छी हुई। फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जितनी आपको किसी बंदे को खुराक की जरूरत होती है, अगर वो उतनी खुराक खाएगा तो वो तो पहलवान बनेगा ना। आउटपुट हमारे अंदर भी नजर आती है, तो प्लांट्स के अंदर भी आउटपुट नजर आनी शुरू हो गई, तो यील्ड बढ़ी। यील्ड के साथ साथ इंसेक्ट पॉपुलेशन भी होगी। हुआ क्या, साल 2 साल ऐसा हुआ कि फर्टिलाइजर के जब यील्ड बढ़ी, 20-25 क्विंटल पर एकड़ पे आए, तो इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं उसका अटैक हो गया। अब उसको भी क्योर करना है। अगर हम क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा दें और उसमें पेस्ट को कंट्रोल, इंसेक्ट्स को कंट्रोल ना करें और बीमारियों को कंट्रोल ना करें, रस्ट मस जो होती है, बीमारियां होती हैं, फंगल इन्फेक्शन होती हैं, अगर हम उसकी क्योर करने के लिए हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करते तो फसलें फिर बर्बाद हो जाती, लोग भूखे मरते और भुखमरी का शिकार होता, और इंडिया इंपोर्ट करता ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, तिलहन और वेजिटेबल फ्रूट करता। आज जो कुछ भी हम है ना, कई लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड बकवास है, ऐसा फलाना ढिमकाना, इसने सब कुछ इतना इतना भरपूर यूज हो रहा है, इतना ज्यादा फर्टिलाइजर का इंडिया में यूज हो रहा है, इतना पेस्टिसाइड यूज हो रहा है। माफ करना भाई साहब, आज आपको आंकड़ा बताऊंगा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का। पहले बताता हूं आपको, इंडिया में पर हेक्टेयर, आप नोट कीजिए, कागज पर नोट कर लीजिए, इंडिया में पर हेक्टेयर, यानी कि एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, पर हेक्टेयर 141 किलो 141 केजी फर्टिलाइजर यूज होता है एवरेज। जबकि चाइना में, जो हमारा देश है, पड़ोसी देश और हमारे एशिया की सुपर ताकत जिसको बोलते हैं, उसमें 398 केजी पर हेक्टेयर, यानी कि तकरीबन 4 क्विंटल फर्टिलाइजर पर एकड़ यूज होता है। हम 141 पर, वो 398 पर चाइना, और पाकिस्तान 147 फर्टिलाइजर केजी पर हेक्टेयर यूज होता है। और अगर बात की जाए वर्ल्ड एवरेज की, तो सारी दुनिया का जो एवरेज है ना, वो 225 केजी 225 किलो प्रति हेक्टेयर फर्टिलाइजर सारा दुनिया यूज करती है। हम तो कुछ भी नहीं यूज करते हैं, कुछ भी नहीं यूज करते हैं। इतनी आपाधापी, ओ मर गए ओए, फर्टिलाइजर खाद ही खाद खा रहे हैं, यूरिया खा रहे हैं, हम डीएपी खा रहे हैं, ये पोटाश खा रहे हैं। ओ भाई साहब, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। इतना तो मस्ट है प्लांट्स की न्यूट्रिशन के लिए, इतना मस्ट है। अगर हम पेस्टिसाइड की बात करें ना, तो 500 ml पर हेक्टेयर, आधा लीटर पेस्टिसाइड हमारे इंडिया के फार्मर एवरेज यूज करते हैं। इंडिया में हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में 500 ml ओनली, और चाइना 5 लीटर, यानी कि 5000 लीटर, 10 टाइम मोर इंसेक्टिसाइड यूज करता है। हम तो कुछ भी नहीं यूज करते हैं। उसके कई कारण हैं, हमारी इतनी इकोनॉमी नहीं है, फार्मर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगे फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड यूज कर सके। इतने जितना कर रहे हैं वो उतना ठीक है, बेहतर है, इससे प्रोडक्शन हो रही है, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये कहने की बात है कि अभी भी एक आपका दिमाग से आंकड़ा निकाल दूं कि पेस्ट जो हो हल्ला मचा रखा ना लोगों ने कि हाय मर गए फर्टिलाइजर, हर हाय मर गए पेस्टिसाइड, इतना यूज करें, वो डाटा भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इसकी विरोधाभास पैदा करता है कि हम इतना पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करते हैं, हम जितना इस्तेमाल करना चाहिए उतना ही यूज़ करते हैं। और ऑर्गेनिक के नाम पर जो ठगी हो रही है इंडिया में,
तो दो देश तो लोग पता ही है, मोस्टली तो अनपढ़ ही, उनको तो एक बोलते हैं ना वो भेड़ चाल है, एक तरफ चल पड़े तो चल पड़े। और भाई साहब इतना पेस्टिसाइड, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड ले लीजिए इंडिया की, जहां पर एक क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो होता है, अगर कोई आदमी 10 साल तक उसमें कोई पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर नाम लाए ना, तब वो आदमी क्लेम कर सकता है कि मेरी फसल में और हमने खाद वो पेस्टिसाइड नहीं डाली है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाले हैं। आप किसी भी आज एक क्रॉपिंग पैटर्न को तोड़कर आज आप ऑर्गेनिक पे हो जाओ, तो आप कैसे कह सकते हो आप ना डालो, आप फर्टिलाइजर ना डालो? फिर भी सॉइल में जो फर्टिलाइजर पड़े हैं, जब आप इरिगेशन दोगे, आप क्रॉप्स को पानी दोगे, तो उसके सारे जो फर्टिलाइजर हैं, यूरिया, डीएपी और पोटाश जो भी हैं, और इंसेक्टिसाइड जो भी सॉइल में उसके रेजिड्यूज हैं, वो पानी में मिलके उसके रूट सिस्टम के थ्रू प्लांट के वो ग्रेन्स में, वेजिटेबल में, सीरियल्स में जाएंगे ही जाएंगे। अगल के घोड़ो वो जाएंगे, कोई क्लेम कर ही नहीं सकता कि ये ऑर्गेनिक है। अगले 10 साल तक उसके रेजिड्यूज पड़े हैं। कोई आदमी कैसे बोल देगा एक साल के क्रॉपिंग पैटर्न को तोड़कर नेक्स्ट ईयर आपने वीट लगाया, आपने राइस लगाया, आपने वेजिटेबल लगाई, लास्ट पैटर्न लास्ट मंथ तो आपने स्प्रे की है क्लोरपेरिफास की, एंडोसल्फान की, और आपने यूरिया का, आपने यूनिवर्सिटी ने बोला था 60 kg पर एकड़, आपने तो 150 kg पर एकड़ आपने डाली है डीएपी, और यूरिया आपने डाला डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल। तो आपने याद है आपको? भूल गए? फार्मर की बात कर रहा हूं, क्या आप भूल गए कि आपने लास्ट ईयर कितनी खाद और पेस्टिसाइड डाली थी? और कॉटन का जो एरिया, माफ करना, पंजाब में कैंसर बेल्ट बन गई है, 16-16, 15-15, 16-16 स्प्रे हो रहे हैं कॉटन के ऊपर, और कॉटन इतनी इन्फेक्टेड हो रही है, रेजिड्यूज इतने हो रहे हैं, अगर उस कॉटन का यान बन के, उसका थ्रेड बन के शर्ट्स बने ना, तो आप पहन नहीं सकते, इतनी एलर्जी हो जाए, स्किन कैंसर होने तक का खतरा बना हुआ है, लोग डर रहे हैं, इतनी स्प्रे हो रही है कॉटन के ऊपर। वहां पर आप ऑर्गेनिक की खेती की बात कर रहे हैं। सारी मिट्टी तो हमने एक जहर का पहाड़ बना दिया। कुछ एरिया की बात करूं, अभी मैं कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि हम कम इस्तेमाल करते हैं, वो कोई बाकी दो देश अदर ज्यादा करते हैं। कई क्षेत्र में बहुत एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, खास करके पंजाब में। पंजाब इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर हम पंजाब के क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें, वो इंडिया के एवरेज से ज्यादा ही निकलेगी। कोई भी चीज हो, एसेट्स हो, एग्रीकल्चर एसेट्स हो, एग्रीकल्चर के न्यू टेक्नोलॉजी हो, वो पंजाब सदा ही एक कदम आगे चलता है। पर फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूं कि पेस्टिसाइड के ऑर्गेनिक के नाम पर जो आदमी क्लेम करते हैं ना कि ये हमने तो फर्टिलाइजर डाला ही नहीं, हमने तो पेस्टिसाइड डाला ही नहीं है, तो भाई साहब आपने चाहे 2 साल पहले भी आपने पेस्टिसाइड डाले हो, फर्टिलाइजर डाले हो, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो? कोई लेबोरेटरी नहीं है, आप ले आते हो, आपकी ये सेटिस्फेक्शन है, आपके कोर कल्पना है कि जो मैं चीज लेके आया हूं उसमें जहर और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं है। ओ भाई साहब हैं, नामी ग्रामिया ब्रांड का नाम नहीं बोलूंगा, कोई भी कोल्ड ड्रिंक उठा लीजिए इंटरनेशनल मल्टी ब्रांड, उसका आप सैंपल चेक करा लीजिए, उसके जो उसमें भी पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पानी तो उन्होंने फ्लेवर तो ऐड करनी है, शुगर ऐड करनी है, बेस तो उसका पानी है ना, पानी के अंदर इंसेक्टिसाइड जो आ रहे हैं। क्यों? हम रेगुलरली इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, और जो इरिगेशन के थ्रू सीपेज हो रही है, जो पेस्टिसाइड का लेवल है वो ड्रॉप डाउन होकर अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिल रहा है, उसके साथ इंसेक्टिसाइड वो अंडरग्राउंड वाटर में भी जा रहे हैं। माफ करना, जितना हमारी आरओ सिस्टम आप मॉडर्न यूज कर लो, आप उसमें डस्ट पार्टिकल्स, इंप्योरिटीज, अदर इंप्योरिटीज, फंगस, मोल्ड निकाल सकते हो, लेकिन इंसेक्टिसाइड आप केमिकल्स नहीं निकाल सकते किसी पानी पीने के पानी से। तो उस कोल्ड ड्रिंक्स में से वो आ रहा है, इंसेक्टिसाइड आ रहे हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की, जो बोलते हैं इसमें खाद नहीं डालती, हम ये नहीं डालते, वो नहीं डालते हैं। अगर आप गोबर गैस, अपना गोबर खाद या केचुए की खाद अगर भी यूज करते हो, तो वो प्लांट कौन से उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, गोबर को खा जाते हैं। अल्टीमेटली जो फार्म यार्ड मैन्योर है, गोबर खाद है या केचुए की खाद है, वो भी कन्वर्ट होती है इनटू मिनरल्स, केमिकल फॉर्म में आती है, जो कि प्लांट के रूट सिस्टम को अवेलेबल होती है। प्लांट हर चीज को एक मिनरल, एक न्यूट्रिएंट और केमिकल के तौर पर लेता है। कोई भी चीज हो, नाइट्रोजन की फॉर्म में ही आएगी, और फास्फोरस की फॉर्म में ही आएगी, और पोटाश जो है पोटाश की फॉर्म में ही प्लांट में ट्रांसफर होगी। चाहे आप उसका ऑर्गेनिक सोर्स ले लीजिए, आप चाहे उसका केमिकल सोर्स ले लीजिए। उसमें प्लांट्स, अगर बात करें क्वालिटी आउटपुट की बात करें, तो ऑर्गेनिक में यील्ड नहीं बनती।
और उसकी क्वालिटी भी नहीं बनती। क्यों? इरेगुलर शेप होती है, क्योंकि किसी में डिजीज होगी तो हमने कौन सा उसमें इंसेक्टिसाइड यूज करना है, हमने कौन सा उसके में फर्टिलाइजर यूज करना है, जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक क्लेम करना है। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली क्वालिटी में शेप्स के ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है ना, अगर मान लो शेप भी प्रॉपर आ गई, एवरीथिंग इज सेम, प्रोडक्शन सेम आई, क्वांटिटी कम होगी, यील्ड कम हो गई, जो ऑब्वियस है कि वो तो कम होगी, अगर शेप भी आ गई तो उसमें क्वालिटी इंक्रीज नहीं होगी। अगर कोई आदमी बोलेगा ना कि ये ऑर्गेनिक है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो माफ करना, उस वेजिटेबल, उस सीरियल्स के प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन की क्वांटिटी नहीं बढ़ जाएगी, उतनी रहेगी। उस क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप में जो उसकी मिनरल, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं होती है। अब आप दूध ले लीजिए, आप बोलते हैं जी ऑर्गेनिक दूध है, ये इसमें केमिकल नहीं यूज किए, तो फॉडर जो आपकी क्रॉप एनिमल्स के लिए चारा आता है खेतों से, वो भी तो रूट सिस्टम के थ्रू फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड आपका ले रहा है, चाहे आपने स्प्रे नहीं किया फॉडर के ऊपर, फिर भी वो प्लांट्स के रूट सिस्टम के थ्रू वो कंटेमिनेट हो गए। जो फॉडर है वो गायें और भैंसें खा रही हैं, और सारा का सारा पॉइजन वो दूध में आ रहा है। आप हाउ यू क्लेम कि दिस इज ऑर्गेनिक? कौन इंडिया में कह रहा है कि ये मैं ऑर्गेनिक बेच रहा हूं, और कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं? दिखावा, दिखावा है भाई साहब, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड का यूज अगर बंद कर दोगे तो सभी भूखे मरेंगे, नोट कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्स्ट्रा यूज ऑफ फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड भी करें, इसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। और प्रॉपर यूज कैसे होना चाहिए? मैंने कई बार अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरी भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड आती है, मैंने भी कई बार ये डिस्कशन की है गवर्नमेंट्स के साथ भी और ऑफिशियल्स के साथ भी ये डिस्कस किए हैं कि यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ना, जो अमेरिका का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या किया है, ये बाद में बात करूंगा, पहले आपको ये बता दूं कि वहां पर उनको पता है, अमेरिका में उनको पता है कि किस फार्मर के पास कितनी जमीन है। 100 एकड़ है, 1000 एकड़ है, 2000 एकड़ है, और उस एकड़ के हिसाब से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको प्रेस्क्राइब करता है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी फार्मर को की जरूरत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मार्केट में जाके वो इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर ले आए। मान लीजिए एक आदमी ने वीट लगाई है, अगर उसको पर एकड़ के हिसाब से 100 ml पेस्टिसाइड चाहिए, तो उस हिसाब से उसको 10 लीटर दवाई ही मिलेगी, उसको 11 लीटर नहीं मिल सकती फला इंसेक्टिसाइड। अगर उसको फर्टिलाइजर 100 क्विंटल उसको चाहिए 1000 एकड़ के लिए, उसको 100 ही मिलेंगे, उसको 1 किलोग्राम भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। पर यहां पर आप देखिए, फार्मर ट्रॉलीज लेके मंडी में जाते हैं और बोलते हैं कि इतने लीटर क्लोरपेरिफास, इतने लीटर एंडोसल्फान, इतने मोनोक्रोटोफॉस, इतना ये फलाना इंसेक्टिसाइड, ये अपना साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, अंधाधुंध इस्तेमाल, भर दो ट्रॉली। जमीन कितनी है? रिकमेंडेशन है यूनिवर्सिटी की 100 ml, 200 ml, और आप डाल रहे हो 1 लीटर, 1.5 लीटर पर एकड़, तो सारा जहर होगा ही होगा हर तरफ। मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर हमने इंसेक्टिसाइड का दुष्प्रभाव नहीं रहा है, कई जगह पर पंजाब में कैंसर बेल्ट बन गई हैं, लोगों में कैंसर की बीमारियां और लिवर की और यूरिक एसिड की और ये आपको ब्लड प्रेशर की और शुगर की बीमारियां एक्सेस क्यों हो रही हैं? पर्टिकुलर एरिया पूरा कैंसर जोन बन चुका है। इंसेक्ट जहरीले जो हम खा रहे हैं ना, सब्जियां एक्सेसिव जहां पर यूज होती हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए तो उसमें एक्स्ट्रा यूज हो रही है, पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। जरूरी है चीजें इंसेक्टिसाइड जरूरी है, पर एक पर्टिकुलर अमाउंट में जरूरी है। इसका एक्स्ट्रा यूज होना बंद होना चाहिए। सरकार को कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास हर डिस्ट्रिक्ट का, हर तहसील का, हर तालुका का, हर गांव का एक डाटा होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ पटवारी, और उसको पता होना चाहिए ये फार्मर ये गांव से आया है, इसकी इतनी जमीन है, इसने ये क्रॉप लगाई है, और इसकी ये फर्स्ट स्प्रे है, और ये सेकंड स्प्रे है, ये थर्ड स्प्रे है। इसमें फर्स्ट स्प्रे में इसके पास 40 एकड़ जमीन है और इसको इतनी दवाई चाहिए, और तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे कि ये फलां दुकान से जाओ और उस दुकान से ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लेके आओ और स्प्रे करो, और उसके बाद आफ्टर द मंथ 3 मंथ 6 मंथ उन शॉप्स का इंस्पेक्शन होना चाहिए जहां से दवाई स्प्रे वो परचेज की गई, और जितने बिल इशू किए गए, प्रिस्क्रिप्शन इशू की गई, उससे ज्यादा तो उस दुकानदार ने इंसेक्टिसाइड सेल तो नहीं की है।
पर नहीं, यहाँ तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है, ऐसा ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं है कि जिसमें अंकुश लग सके। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी नहीं पता है कि कितना इंसेक्टिसाइड पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कितना इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है डेटा आपके पास? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, एग्रीकल्चर मंत्रालय और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, किसी के पास ये डाटा है कि ये बता सके कि किसी फलां स्टेट में कितना इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है? किसी एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो इंसेक्टिसाइड बना रही है ना, उसको भी नहीं पता कि उसकी लास्ट ईयर सेल कितनी थी और अब कितनी है। धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं, धड़ाधड़ इंसेक्टिसाइड। एक एक मंडी में अगर किसी दुकानदार का 1000 लीटर का टारगेट हो तो उसको बोलते हैं तू 5000 लीटर दवाई बेच अगले सीजन में। तो उनके लिए तो बिजनेस है, पर अल्टीमेटली वो जो दुकानदार है वो तो एक्स्ट्रा डालेगा ही ना। अगर तेरी सुंडी जो आपकी कैटरपिलर है, इंसेक्ट नहीं मर रहे हैं, तो 1 लीटर की जगह 1.25 लीटर कर दे, 1.25 लीटर नहीं तो 1.5 लीटर कर दे। इम्यूनिटी तो बढ़ेगी इंसेक्ट में। अगर आप मैक्सिमम लेवल टारगेट करते जाएंगे, एक ऑप्टिमम लेवल के बाद वो थ्रेशोल्ड लेवल आ जाता है, उसके बाद उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। तो ऐसे तो इंसेक्टिसाइड का यूज बढ़ता ही जाएगा। कहने का मतलब अंकुश होना चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि जितने भी इंसेक्टिसाइड के दुकानदार हैं, फर्टिलाइजर के दुकानदार हैं, उनको इंटरकनेक्टेड किया जाए फार्मर के साथ, और एक टिकोन बननी चाहिए फार्मर और ये दुकानदार और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। फार्मर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाए, ना कि शॉप पे जाके डायरेक्ट परचेज करे इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको रिकमेंड करे कि तेरी लैंड इतनी है, तेरी क्रॉप ये है, और उसके हिसाब से इतने केजी तूने फर्टिलाइजर डालना है और इतने ml तूने इंसेक्टिसाइड डालना है। तो आज जो बात है ना, ऑर्गेनिक की भी बात कर रहा हूं उसके, मगर जो रीजन है उसकी भी बात कर रहा हूं, और जो भ्रम है ऑर्गेनिक के वो भी दूर कर रहा हूं, और डरने की भी जरूरत नहीं है ये भी बात कर रहा हूं, और एक्सेसिव यूज ना करो इंसेक्टिसाइड का, इसके ऊपर भी मैं कन्विंस कर रहा हूं। क्योंकि किसी को नहीं पता, बेचारे लोग जो होते हैं ना, जो हमारे जो बायर हैं, खरीदार हैं, उनको नहीं पता कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर क्या क्यों जरूरी है। हम तो फिर भी 141 kg पर हैं, अभी भी हम 500 ml इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, बहुत कम है, इतना नहीं है, इतना हो हल्ला मचा रखा है। हाँ, बीमारियां बढ़ रही हैं, उसके और कोई रीजन भी हो सकते हैं, इनका इस्तेमाल करना जरूरी था भाई साहब, जरूरी था, नहीं तो ग्रीन रेवोल्यूशन आती, लोग मरते भूख से। ठीक है ना, लोग आज अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना, तो उसका फूड की ऊपर तो उसको सेल्फ रिलायंस हुआ है, तो उसके मगर रीजन इट्स ऑल ड्यू टू प्रॉपर यूज ऑफ, मैं ये नहीं बोलूँगा इंटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड। सो कहने का मतलब है जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं जी जरूरी हैं, ये फर्टिलाइजर की फॉर्म में ही दिया जाता है। और दूसरा इंसेक्टिसाइड है, अगर क्रॉप अच्छी है तो इंसेक्ट्स तो आएंगे, डिजीजेस तो आएंगी, उसको भी कंट्रोल करना है। तो कहने का मतलब है कि केमिकल तो यूज होगा, करना पड़ेगा। अगर आप फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो इसकी जरूरत पड़ेगी, डरने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक के नाम पर धोखा करने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक के नाम पर ठगने की जरूरत नहीं है। नथिंग लाइक ऑर्गेनिक। अगर कोई पीस ऑफ लैंड जो अनकल्टिवेटेड है वो लेके आदमी कोई बोले कि मैंने एक बंजर जमीन ली है, उसमें मैं क्रॉपिंग कर रहा हूं, तो भाई साहब एक प्लांट भी उगा के दिखा दो बंजर जमीन पर, जहाँ पर फर्टिलाइजर नहीं पड़ा, जहाँ पर इरिगेशन नहीं हुई, जहाँ पर प्लोइंग नहीं हुई, जहाँ पर कभी सोइंग नहीं हुई, एक जंगल है, आप उसमें बीज डाल के तो देखो, क्रॉप उगा के तो दिखाओ। क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो ऑर्गेनिक के नाम पर, क्यों बना रहे हो? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यूएसडीए ने प्रॉपर एक एग्रीकल्चर का सिस्टम बना रखा है। माफ करा, इतने साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए हुए, अभी तक हमारे पास सिस्टम नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो अपने सीने के जोर पर कर रहा है फार्मर, जितनी उसकी मति है, जितनी उसकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग कर रहा है, और लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो बोलते हैं ना, एक प्रॉब्लम से निकलता आदमी तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर लेता है, अपने आप जानबूझ के खड़ी कर लेता है, जानबूझ के खड़ी कर लेते हैं। ऐसी टेंशन, गर्मी होगी तो गर्मी का दुष्प्रभाव सोचने लगेंगे, सर्दी होगी इस सीजन में तो सर्दी का दुष्प्रभाव सोचने लगेंगे, बारिश ज़्यादा होगी उसका इम्पैक्ट ढूंढने लगेंगे। इम्पैक्ट ढूंढने में लगे हम सब इम्पैक्ट ढूंढने में। किसी को लेन देन भी नहीं है किसी चीज़ के साथ, फिर भी उसमें बुराइयां ढूंढ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स। और आपको एक और बता दूं बात,
जितने भी फर्टिलाइजर है ना उसकी एक रेजिड्यूज होते हैं। अगर हम यूरिया, डीएपी और फास्फोरस और पोटाश डालते हैं ना क्रॉप में, तो क्रॉपिंग पैटर्न तकरीबन वीट का तकरीबन मान के लिए 4 से 4.5 महीने होता है। तो अगर हम फर्स्ट मंथ में या फर्स्ट वीक में यूरिया या डीएपी डालते हैं तो वो तकरीबन 15 से 20 दिन और 30 दिन हद 40 दिन में उसके असर खत्म हो जाते हैं ग्रेन्स में। वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। कई इंसेक्टिसाइड भी ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड हैं, लॉन्ग रेजिडुअस इफेक्ट वाले सारे इंसेक्टिसाइड जो है बंद कर दिए गए हैं। इंसेक्टिसाइड के पीछे एक लेवल होता है रेड ट्रायंगल, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तकरीबन 90% बैन कर दिए हैं। अब आपको रेड ट्रायंगल नहीं मिलेगी, ओनली आपको येलो और आपको ब्लू और आपको ग्रीन ट्रायंगल मिलेगी। ये एक पॉइजन का लेवल होता है कि उस जो इंसेक्टिसाइड की बॉटल है उसमें कितना ज़्यादा पॉइजनस मटेरियल है। और जो रेड ट्रायंगल थी ना, जिसके पीछे साइन होता था जिसमें पॉइजन लिखा होता है, पीछे रेड ट्रायंगल होती है, उसका मतलब ये होता है कि इसके लॉन्गेस्ट रेजिडुअल इफेक्ट होते हैं, यानी कि 3 महीने से भी ज़्यादा। और आप मान के चलिए कि अगर वीट है, कोई भी दालें हैं, तिलहन है, हम उसको ऐसे तो है नहीं है जैसे सब्जी है, वीट हार्वेस्ट की और हमने अगले दिन उसका आटा पिसवाया और खा लिया। तकरीबन वीट भी 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल गोडाउन्स में पड़ी रहती हैं। वहाँ उसका रेजिड्यूज जो होते हैं इंसेक्टिसाइड के, फर्टिलाइजर के, ग्रेन्स में ख़त्म हो जाते हैं। सीरियल्स में ज्वार, मक्का, बाजरा, आप हर चीज़ में उसका रेजिड्यूज ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर है चाहे इंसेक्टिसाइड है। हाँ, वेजिटेबल्स में ऐसा होता है कि कई ऐसे केमिकल्स हैं, और वेजिटेबल का तो एक पैटर्न बहुत कम होता है, 35 डे 40 डे में वो मार्केट में आ जाती है। वो लगातार हम उसको हार्वेस्ट करते हैं और उसको हम यूज कर पका के खा लेते हैं वेजिटेबल्स को। उसमें प्रॉब्लम होती है कि कई ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं जिसमें बहुत ही, जिसके लॉन्ग रेजिडुअल इफेक्ट हैं। अभी 3 दिन पहले उसने कद्दू, तोरी, लौकी पे वो स्प्रे की और चौथे दिन वो मार्केट में आ गई, उसमें इफेक्ट होते हैं। और उसमें हमको चाहिए कि इन IPM यूज़ करें, नीम ऑयल यूज़ करें वेजिटेबल के ऊपर, क्योंकि वो डायरेक्ट हमने विद इन वीक और 2 हमने वो कंज्यूम करनी है। सीरियल जो हैं कि वीट है, बाजरा है, मक्की है, वीट जो भी है क्रॉप्स हैं, दालें हैं, तिलहन है, उसको तो उस इफेक्ट उसके ख़त्म हो जाते हैं, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो फॉडर है उसके ऊपर भी अंकुश होना चाहिए, ये पता लगे कि ये कितना है। हमारे पास डाटा ही नहीं है। अभी कि मैं किसी डिपार्टमेंट को ब्लेम करूंगा तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, हम तो काम करते हैं। अगर मैं बोलूंगा ये काम नहीं करते हैं, वो बोलेंगे हम काम करते हैं, आप प्रूव करके दिखाओ हम काम नहीं करते। डाटा ही नहीं है कितनी जगह फॉडर है लगा हुआ है। और फॉडर के ऊपर सबसे बड़ी बात है, विदाउट रिकमेंडेशन इंसेक्टिसाइड बिकना ही नहीं चाहिए। बात तो ये है, 1 ml भी इंसेक्टिसाइड विदाउट रिकमेंडेशन नहीं बिकना चाहिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पर्ची जो होती है ना, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, मिलती है ना आपको रिस्ट्रिक्टेड दवाइयाँ होती हैं, ये सभी की साइड जब जो है ना इंसेक्टिसाइड, इसको रिस्ट्रिक्टेड कर देनी चाहिए। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप 1 ml भी ना ले सको। सिर्फ यही उपाय है ऑर्गेनिक का, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो ऑर्गेनिक के नाम पर ठगी हो रही है उससे बचो, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिए कि इंसेक्टिसाइड के ऊपर कंट्रोल किया जाए। कई जगह पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिव यूज़ हो रहा है, नहीं तो आप देखिए ना, हम बोलते हैं कि जी राजस्थान की जो सरसों है वो बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और MP का आटा बहुत अच्छा होता है। क्या कारण है, मैंने सोचा तो भाई साहब वहाँ MP में लोगों के पास, पुअर फार्मर हैं, उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो यूरिया DAP डाल सके। नेचुरल वे से सो करते हैं, उनके पास ज़मीन है बहुत, MP के पास ज़मीन बहुत है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो तो सोइंग कर देते हैं, बीज को स्प्रिंकल कर दिया। उनके पास तो ट्रैक्टर भी नहीं है, हल के साथ जुताई की और बीज को स्प्रिंकल किया, स्प्रिंकल मेथड यूज़ के साथ स्प्रेड किया। जितना बारिश हुई, बारिश हुई, जितना न्यूट्रिशन था उसने क्रॉप ने लिया, उसकी क्वालिटी तो बननी है, फूड अच्छा। आप देखो कितनी सॉफ्ट रोटी बनती है, ठीक है ना। और ये सरसों राजस्थान की, वहाँ पर भी ऐसी है। कई जगह पर इकोनॉमी फार्मर की भी डिपेंड करती है। ज़्यादा इंटेंसिव इंसेक्टिसाइड का वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर फार्मर की इकोनॉमी लेवल हाई है, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया।
यहाँ पर यूपी का कुछ एरिया होगा, तराई का एरिया, जहाँ के पास फार्मर रिच हैं, फार्मर के पास सोर्सेज हैं, बड़ी बड़ी इंसेक्टिसाइड की मंडियाँ हैं, वहाँ पर हज़ारों इंसेक्टिसाइड की दुकानें हैं, हज़ारों दुकानों के पास लाखों लीटर का उनका टारगेट है दवाइयाँ बेचने का। इंसेक्टिसाइड कंपनी की तरफ से प्रेशर है, आपको सिंगापुर का टूर है, आपको मलेशिया का टूर है, आप 5-6 लीटर इंसेक्टिसाइड बेचिए, लोगों के अंदर डालिए, है ना। उनको तो कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ऑर्गेनिक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा अगर दवाइयाँ, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र ऑन एक पर्ची सिस्टम के तहत फार्मर को मिले और उसका प्रॉपर यूज़ हो। सो दोस्तों, ऑर्गेनिक के नाम पर धोखा खाना बंद कर दो। कोई भी ऑर्गेनिक के नाम पर बेचता है उसका सैंपलिंग करा लो, 100% वो सैंपल फेल होगा। ऑर्गेनिक दूध में जो फॉडर में गाय भैंस ने फॉडर खाया ना, उसके रेजिड्यूज उसके दूध में आएंगे, दूध में आएंगे तो दही में आएंगे, दही जहरीला है तो मक्खन जहरीला होगा, मक्खन जहरीला है तो देसी घी भी जहरीला होगा, पूरी एक चेन कंटेमिनेट होगी। और कोई कैसे क्लेम कर सकता है कि ये ऑर्गेनिक दूध है, ये ऑर्गेनिक अपना देसी घी है, ऑर्गेनिक बटर है। और भाई साहब, जो गाय भैंस ने वो फॉडर खाया, वो तो उसने इंसेक्टिसाइड नहीं डाला। अच्छा, एक डेयरी वाले को भी कैसे पता कि जो फॉडर मेरे पास आ रहा है वो विदाउट इंसेक्टिसाइड है? हाउ ही क्लेम दैट कि द फॉडर आई यूज इज ऑर्गेनिक? हाउ यू चेक? कोई लेबोरेटरी आपके पास है कि आपने एक पत्ते का सैंपल लिया, उसमें आपने चेक की क्लोरपेरिफॉस कितनी है, डेल्टा मैथ्रिन कितनी है, साइपरमेथ्रिन कितनी है, फेनमेल कितनी है, कितने इंसेक्टिसाइड वैल्यू है, कितना यूरिया इसमें डाला गया, डीएपी? आपके पास कोई किसी एक डेयरी जो मिल्क प्लांट है उसके पास कोई सिस्टम है ऐसा कि वो निकाल सके पॉइजन का कंटेंट? नहीं है उनके पास, लोगों के पास नहीं है कि आज हमने लौकी खरीदी, उसका सैंपल दे के आए, 2 दिन बाद रिपोर्ट आए कि ये तो बकवास, ये तो इसमें तो जहरी बहुत है। कुछ नहीं है, धोखा कर रहे हैं और हो भी नहीं सकती ऑर्गेनिक। सो कर क्या सकते हैं आप? कर ये सकते हैं कि सीरियल्स जो आटा है, दाल चावल, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। वेजिटेबल्स को 2, 3, 4 बार वॉश करके अच्छी तरह नमक के पानी के साथ आप उसको ड्रेन कर दीजिए। आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा की एक पिंच डालकर पानी के साथ उसको खंगाल सकते हो। गर्म पानी, गुनगुना पानी में नमक डालकर उसको डिप कर सकते हैं। जैसे गोभी, पत्ता गोभी और बैंगन, जो भिंडी है, इसमें सबसे ज़्यादा स्प्रे होते हैं। इसको आप मैनुअली इसको केमिकल रिमूव कर सकते हो और इससे ज़्यादा तो भगवान ही जिम्मेवार है भारत में। तो मेरा ज़्यादा भी लंबी वीडियो बनाने का मकसद नहीं है, सिर्फ आपको इंटीमेशन करने की जरूरत है कि जो आदमी आपको ये क्लेम करता है ना कि ये ऑर्गेनिक है, उससे पूछिए भाई साहब, तो इससे पिछले साल तूने ये क्रॉप अभी लगाई है, उससे पहले तूने क्या लगाया था? तेरी मिट्टी का अगर सैंपल चेक करवा दूँ तो उसमें तो टनों के टन उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड डालें, वो निकलेंगे। तो उसके रूट सिस्टम ने सारा वो आपकी लौकी, भिंडी और आपके पत्ता गोभी और गोभी में, टमाटर में, आलू में इंसेक्टिसाइड आएंगे 10 साल तक आएंगे। 10 साल के बाद कोई आदमी क्रॉप करे, सर्टिफिकेट दे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कि आज फलां डेट से फलां डेट तक आगे 10 साल तक इस पीस ऑफ लैंड पर इंसेक्टिसाइड नहीं यूज होगा। ऐसा आपके पास सिस्टम है कि एक आदमी 10 एकड़ उसने ऐसे ही छोड़ दी बिना इंसेक्टिसाइड, बिना पेस्टिसाइड के, तो उसके 11 साल के, 10 साल के बाद 11वें साल वो अगर क्रॉप लगाता है तो वो ऑर्गेनिक होगी? ऐसा कोई है आपके पास निज़ाम? नहीं है। तो ऑर्गेनिक करना बंद कर दीजिए और केमिकल से डरना भी बंद कर दीजिए। इंडिया इज ऑन द लीस्ट रिस्क और लीस्ट यूजर ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, और देश बहुत ज़्यादा पॉइजन यूज़ कर रहे हैं, हम तो कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। उसका कारण क्या बोलते हैं कि नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। हमारे पास है क्या? हमारे पास हमारे फार्मर की इकोनॉमिक स्थिति है क्या? बेचारे उनको वो MSP भी नहीं मिल रही, उसके क्रॉपिंग का प्राइस भी नहीं मिल रहा, तो फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड कॉस्टली, तो वही स्प्रे करेंगे ना जिसके पास पैसा होगा, वही फार्मर यूज़ करेंगे। तो स्थिति तो ओवरऑल खराब ही है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये तो एक जस्ट ड्रामा है ऑर्गेनिक के नाम पर लोगों से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसे क्लेम करने की ये फजीयत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्लांट्स की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए, प्लांट्स को इंसेक्टिसाइड और बीमारियों से सुरक्षा चाहिए। इंसेक्टिसाइड यूज़ होते रहे हैं और होते रहेंगे, ठीक है ना। इससे डरने की जरूरत नहीं है। बस अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक कर दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर खाना खाइए, प्रॉपर टाइम पे खाना खाइए, और सब्जियों को खास करके आप धोकर केमिकल फ्री उसको रिमूव करके आप यूज़ कीजिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।